Korea in the popular culture is divided into two very different kind of images. एक image तो हमें या तो K-pop से मिलती है, गंगनम स्टाइल से जिस तरह से भी वो डांस किया जाता है, या फिर हमें इस कमबख्त स्क्विड गेम से मिलती है जो मेरे बच्चे हर वक्त देखना चाहते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 18+ है, सो वायलेंट, यू कांट वॉच इट। उनकी उम्र 10 साल और 8 साल है, मगर वो इंसिस्ट करते हैं कि हमने देखना। बाबू वी नो कि इट्स जस्ट एक्टिंग, इट्स जस्ट एक्टिंग। मैंने कहा नो, हॉरिफिक, यू कांट वॉच दिस वायलेंस एक्सेट्रा। बट खैर, दैट्स हाउ मीडिया हैज़ डिसेंसिटाइज्ड द यंगर जनरेशन टू वायलेंस। हमारे बचपन में अगर ऐसी कोई फिल्म आ जाती तो हम तो पागल हो जाते, हमें को हार्ट अटैक, फेलियर टाइप हो जाता, पता नहीं क्या हाल होता। और दूसरी इमेज जो कोरिया के बारे में है, यानी कि नॉर्थ कोरिया के बारे में, वो इस फिल्म में है द इंटरव्यू, जिसमें वो ये कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर का बड़ा मजाक उड़ाते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। इट वाज ऑफ कोर्स बैंड इन नॉर्थ कोरिया। एंड देयर आर आल्सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रूमर्स अबाउट नॉर्थ कोरिया। मिसाल तौर पे कि किंग जोंग उन ऑर्डर्ड ऑल नॉर्थ कोरियन मैन टू हैव द सेम हेयर कट, जो उसके बाल हैं उसी तरह के सबने कर। ये सच नहीं है, झूठ है। कि उन्होंने कोई यूनिकॉर्न लेयर डिस्कवर कर लिया, उनको यूनिकॉर्न्स मिल गए, ये भी बकवास थी बात। कि उन्होंने अपने जनरल को एग्जीक्यूट किया एंटी एयरक्राफ्ट गन के सामने लगा के, क्योंकि वो सो गया था कहीं पे, ये भी नहीं है। इतने महंगा शेल क्यों बंदा ज़ाया करे। एनीवे, Kim Il Sung scored 11 holes in ones in the first ever golf game that he ever played, etc. या Kim Jong Un fed his uncle Jang Shong Thaek to a pack of hungry dogs वगैरह, ये सब बकवास है, ठीक है। दिस इज़ फेक न्यूज़ एक्सेट्रा, और कई दफ़ा डिबंक भी हो जाती है। आप इसको गूगल सर्च भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रबिश है। एक और एस्पेक्ट जो कोरिया का हम बड़े शौक से कोट करते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट या एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बैठ जाएं, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट के साथ बैठ जाएं, वो कहते हैं बड़े फ़ख्र से 60s में जो साउथ कोरियंस हैं वो हमारे पास आए थे सीखने के लिए कि इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना चाहिए। इट्स ट्रू, इनफैक्ट दे केम टू द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कि अभी आप क्या कर रहे हैं अपने 5 ईयर प्लान्स के हवाले से अयूब खान के पीरियड के अंदर, हमें भी बताएं, हम उनको कॉपी करना चाहते हैं। हम समझते हैं जैसे कि हम अगर ये कह देंगे तो कुछ सम सेंस ऑफ ग्रेटनेस विल बी अटैच टू अस कि देखो उन्होंने तरक्की हमारी वजह से की। लिविंग इन द पास्ट ऑफ कोर्स इज़ अ फेवरेट हॉबी ऑफ पाकिस्तानीज, सो यू नो दिस इज़ येट अनदर एक्सक्यूज टू डू दैट। But Korea deserves a lot more than that. It deserves not to live in our imagination as these absurd stereotypes, but in fact deserves कि भाई हम उसको एक serious analysis दें. I've been to South Korea and Seoul and met the people. They're just a beautiful people, wonderful people, so warm, so friendly, etc. that I really feel कि भाई there has to be a genuine analysis. My analysis today, of course, is based on Bruce Cummings की बड़ी ज़बरदस्त किताब, ब्रूस कमिंग्स एज वेल एज I.F. स्टोन की पुरानी किताब है, मगर ये भी उतनी ही गज़ब की किताब है। ये आपकी कोर्स का हिस्सा नहीं थी। ब्रूस कमिंग्स वाज पार्ट ऑफ योर कोर्स। आई वोंट गो इनटू द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कोरिया। उसकी वजह ये है कि जिस तरह चाइना, कोरिया, जापान की एंशिएंट हिस्ट्री बहुत लंबी है, इतनी आसानी से वो कवर भी नहीं की जा सकती। तो आई जस्ट बिगिन इन फैक्ट विद द हंगुल इन्वेंशन विच वॉज द इन्वेंशन ऑफ देयर अल्फ़ाबेट। उससे पहले वो चाइनीज़ अल्फ़ाबेट वगैरह कैरेक्टर्स इस्तेमाल करते थे, और इस पीरियड के अंदर अंडर किंग सेजोंग दे इन्वेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ही डिडंट इन्वेंट इट पर्सनली, मगर उसने अपने लोगों से कहा कि भाई इसको इन्वेंट करो, एक स्पेशल कैरेक्टर जो कोरियन ज़बान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कोरियन ज़बान एक अलग ज़बान है चाइनीज़ से, चाइना से बहुत कल्चरली उन्होंने बोरो भी किया हुआ है, मगर बहरहाल एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है। आई हैव बीन हियर टू द स्टैचू स्टूड एट द बॉटम, एंड वहाँ मैंने अपनी एक तस्वीर भी खींची थी, बट आई कुडंट फाइंड दैट पिक्चर, वरना ज़रूर मैं यहाँ पे वो वाली तस्वीर लगा देता। और उनके जो मेन रिलीजन्स रहे हैं, ऑफ कोर्स थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, हैव बीन कन्फ्यूशनिज्म एंड टू अ लेसर एक्सटेंट बुद्धिज्म आल्सो। दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट पिक्चर्स दैट वी हैव ऑफ पीपल इन कोरिया। बड़ी पुरानी तस्वीर है, probably the earliest if not one of the earliest। उनका जो गवर्नमेंट का सिस्टम था वो भी चाइना के साथ साथ ही मिलता जुलता था, इस सेंस में कि उन्होंने वेल फील्ड सिस्टम बनाया हुआ था। यानी कि जो जिस तरह चाइना ने एक पूरी ब्यूरोक्रेसी बनाई थी ना, इम्तिहान लेते थे और इम्तिहान लेके अपने ऑफिशियल्स और सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स वगैरह डिटर्मिन करते थे, तो इस तरह उनका भी सिस्टम इसी तरह था। और ज़मीन वहाँ पे निजी मलकियत नहीं थी, मच लाइक चाइना एज वेल एज इंडिया। It was considered to be state property, a property of the state or the king, etc. And it was, of course, worked by the peasants who paid tribute on the basis of that. So, very similar, I would say, to what you see in China in certain ways, except that, of course, it's Korea, not China, and with its own distinct culture, language, and tradition. The actual story of what happened to Korea doesn't begin in Korea.
दिलचस्प बात यह है कि आज के कोरिया को अगर समझना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जापान में क्या तब्दीली आ रही थी इन द 19th सेंचुरी। जापान में एक बहुत इंपॉर्टेंट तब्दीली ये आई, दिस इज़ एम्परर मेजी, और उसमें तब्दीली ये आई कॉल्ड द मेजी रेस्टोरेशन, जिसमें एम्परर मेजी बेसिकली वाज रिस्टोर्ड एज द अल्टीमेट अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी इन जापान। और इसकी वजह से जापान के अंदर रैपिडली बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस आई। दिस इज़ नोन एज द मेजी रेस्टोरेशन, और इसकी वजह से जापान ने इनक्रेडिबली तेज़ी से तरक्की करनी शुरू की। सबसे पहले तो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस सेंस में थी कि जो शोगनेट थी, जो पुरानी फ्यूडल क्लास थी जापान की, उसको पावर्स, उससे इख्तियारात छीन लिए और एम्परर के पास सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी आ गई। अब एम्परर जैसे कहेगा वैसे ही सोसाइटी को अमल करना पड़ेगा। उन्होंने इस पूरी सैमुराई क्लास, जो कि बेसिकली जापान की ओरिजिनल फ्यूडल क्लास थी, उसको डिसमेंटल कर दिया पॉलिटिकली एक्सेट्रा, और उसकी जगह एक कॉन्स्क्रिप्ट बेस्ड स्टैंडिंग आर्मी पैदा की। उससे पहले जितनी जंगें होती थी वो सैमुराई किया करते थे, जिनको ऑफ कोर्स बड़ा ग्लोरीफाई वगैरह भी किया जाता है पुराने लिटरेचर में भी और हॉलीवुड में भी। बट अब एम्परर ने एक स्टैंडिंग आर्मी बना ली। वो सैमुराई टोटली पॉलिटिकली, मिलिटरीली अब अनइम्पॉर्टेंट हो गए। फिर उसने मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन शुरू की, और रैपिडली वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न मिलिट्री साइंस, वेस्टर्न साइंस जनरली, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन वगैरह, ये सब चीज़ें उसने कहा कि हमने वेस्ट से कॉपी करनी, बेशक हमें कॉपी करनी पड़े, जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही हमने करनी, जैसी उनकी फ़ौज है वैसी हमने अपनी फ़ौज बनानी, जैसी आर्टिलरी वो यूज़ कर रहे हैं वैसी आर्टिलरी हमने बनानी, आर्टिलरी वो किस किस्म की फैक्ट्री में बना रहे हैं वो फैक्ट्री भी लेके आओ, उसी किस्म की प्रोडक्शन भी करनी। टॉप टू बॉटम, A to Z उसने वेस्ट को कॉपी करना शुरू किया, बिकॉज दे वर द बिग ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ दिस मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। वो अपने पुराने तरीक़ों के अंदर अभी तक कायम थे कि जंग हम लड़ेंगे तो अपनी तलवार से लड़ेंगे, हमारा ये ऑनर कोड है, ये हमारी ज़मीनें हैं, ये हमारा पूरा एक फीफडम है एंड सो ऑन। जबकि एम्परर जो है वो चाहता था कि हमने सारे की सारी सोसाइटी को वेस्टर्नाइजेशन के मॉडल पे लेकर आना है। बहुत बड़ी ब्रेक थी। हमें तो लगता है कल्चर वाइज बड़ी बुरी बात थी, मगर जापान के लिए तो इट वाज फिनोमिनल। आप उसको जिस तरह मर्जी देखें, मगर मैं तो आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, अच्छा बुरा आप खुद फैसला करें। बट इट वॉज फिनोमिनल इन द सेंस कि जापान स्टार्टेड टू टेक ऑफ। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की 1889 में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिक्लेयर कर दी, मगर रियल पावर वॉज ऑलवेज विद द एम्परर। और इनफैक्ट एम्परर के इर्द गिर्द उन्होंने कल्ट बना लिया कि उसको वर्शिप करना है आपने, और वो करते थे। वो उसको बेसिकली इसी तरह समझते थे कि वो डिवाइन है और जो वो कहेगा हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। इसके नतीजे में, इस मॉडर्नाइजेशन के नतीजे में जापान सडनली इमर्ज्ड एज एन इंडस्ट्रियल पावर। वाहिद एशिया की इंडस्ट्रियल पावर बनना शुरू हो गया जापान। और जापान के इंटरेस्ट ये थे कि हमने भी, जिस तरह ब्रिटेन का इतना बड़ा एम्पायर है, फ्रांस का इतना बड़ा एम्पायर है, यूरोपियंस के इतने बड़े बड़े एम्पायर हैं, हम भी एम्पायर बनाएंगे। अब हम भी इंडस्ट्रियल पावर हैं, हम भी एक यूरोप के मुकाबले की टक्कर की पावर है। और एम्पायर उन्होंने कहाँ बनाना था? ऑब्वियसली उन्होंने एशिया में ही बनाना था। तो सबसे पहले तो चीन के हवाले से उन्होंने अपना एम्पायर बनाना था, और कोरिया के हवाले से उन्होंने एम्पायर बनाना था, क्योंकि यही दो मुल्क हैं जो ऑब्वियसली जापान के बिल्कुल साथ लगते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले उन्होंने द फर्स्ट साइनो जापानीज़ वॉर शुरू की 1894 के अंदर, और चाइनीज़ को अटैक किया। और ये जंग भी बेसिकली कोरिया के हवाले से ही थी, कोरिया के ऊपर ही थी, क्योंकि ये आप नक्शा देखें ना, ये जापान है, ये चीन है, साथ कौन है? बीच में कोरिया। तो सबसे पहले उनका यही इरादा था कि हम कोरिया को टेक ओवर करेंगे। इनफैक्ट 16वीं सेंचुरी में पहले भी उन्होंने एक दफ़ा ये कोशिश की थी, कुछ हद तक वो कामयाब भी थे, मगर फिर उसके बाद द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस केम बैक टू कोरिया, और जापानीज़ वर वेरी सक्सेसफुल। चाइनीज़ को उन्होंने शिकस्त दे दी, और आप यहाँ देख सकते हैं कि द चाइनीज़ हैव सरेंडर्ड टू द जापानीज़ मिलिट्री, और उन्होंने कहा ठीक है जी, हम यहाँ से हट रहे हैं। जो कोरिया की क्वीन थी, क्वीन मिन, उसको ऑब्वियसली ये बात बड़ी बुरी लगी कि जापान ने हमें टेक ओवर कर लिया है और चाइना हमें अब प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सो शी सॉट के रशियन हेल्प, ज़ार के पास हो गई कि भाई आपने जो है ना हमारी मदद करनी, रशिया हमारी मदद करे। जापान को ये बात बड़ी बुरी लगी, और जापान ने क्या ऑर्गेनाइज किया कि क्वीन को कत्ल कर दो। एंड सो उन्होंने कुछ कोलैबोरेटर्स, एजेंट्स वगैरह इकट्ठे किए। दे स्टॉर्म्ड द पैलेस एंड दे किल्ड द क्वीन, दे म्यूटिलेटेड हर बॉडी एंड दे बर्न्ट इट एक्सेट्रा, और उसकी लाश भी गायब कर दी एंड सो ऑन। हर हस्बैंड मीन टाइम फ्लेड टू रशिया, और उसने कहा कि देखो बड़ी ज़्यादती हुई है, आई एम सीकिंग ज़ारिस प्रोटेक्शन टू कम एंड हेल्प एंड सेव कोरिया।
Here is an illustration of the killing of Queen Min. आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोरियंस को ये बात इतनी बुरी लगी, इतना धचका लगा कि जिसकी हद साहब कोई नहीं, कि हमारी मलका है उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया, उसकी बॉडी को म्यूटिलेट किया एंड सो ऑन. इट वाज अ बिग ब्लो टू देयर नेशनल प्राइड एंड प्रेस्टीज एंड सो ऑन. आज तक वो याद रखते हैं इस बात को. अब 1905 में जापान और रशिया की लड़ाई हुई, कॉल्ड द रूसो जापानीज वॉर. और शॉक हो गई पूरी दुनिया ये देख के कि जापान ने ज़ारिस्ट मिलिट्री को शिकस्त दे दी. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन दिस पीरियड कि जब एक एशियन पावर ने एक वाइट यूरोपियन टाइप पावर को इतनी बड़ी शिकस्त दी हो. बहुत सारे लोग इस पीरियड के अंदर जापान के फैन भी हो गए कि एक एशियन ने एक यूरोपियन पावर को शिकस्त दी, तो क्योंकि यूरोपियन पावर्स मुख्तलिफ एशियन पावर्स को बड़े अरसे से शिकस्त देती आई थी, तो उन्होंने कहा देखो हम तो जापान की साइड पे, अच्छा हुआ रूस को शिकस्त दी गई. फिर 1905 के अंदर ही जापान रूस के दरमियान मुआहदा हुआ, जो कि इनफैक्ट अमेरिका के अंदर हुआ, और अमेरिका के थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंट ने उसको एक तरह से गारंटी किया, उसके पास ही हुआ, उसके सामने हुआ. ये देखो यहाँ पे अमेरिका के अंदर वो मुलाकात कर रहे हैं, रशियंस भी और जापानीज़ भी अंडर द यूनाइटेड स्टेट्स. डील ये थी कि जापान विल एक्सेप्ट कि अमेरिका जो है वो फिलीपींस वगैरह जहाँ पे उन्होंने कॉन्कर कर लिया, ये अमेरिका की टेरिटरी होगी, हम अमेरिका को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे. अमेरिका विल एक्सेप्ट एंड रशिया विल एक्सेप्ट कि अब से कोरिया के ऊपर हुकूमत जो है वो बेसिकली जापानीज़ की होगी. किसी कोरियन से कुछ नहीं पूछा, कोरिया नाउ बेसिकली केम अंडर जापानीज रूल. अब मामला ये था कि जब रशिया ने रिकग्नाइज कर लिया इसको, तो कोरिया गेन्ड स्ट्रेटेजिक एरियाज इन सदर्न मैंचूरिया एज वेल, नॉट जस्ट इन कोरिया, यानी कि सदर्न मैंचूरिया इज पार्ट ऑफ चाइना एज यू नो, जस्ट ओवर द बॉर्डर विद नॉर्थ कोरिया. And they also gained control over the southern half of the Sakhalin Islands. They also gained control of Port Arthur and many other places, the very important South Manchurian Railway in China and so on. Or with the Ilsa Treaty, they also said that Korea is now our protectorate, और foreign policy हम control करेंगे, domestic policy ठीक है कोरिया में बनती रहेगी. मगर इससे भी वो खुश नहीं थी. 1910 के अंदर उन्होंने ये कहा, annexation treaty उन्होंने ड्राफ्ट की, और उन्होंने कहा कि कोरिया नाउ इज़ बेसिकली अंडर आर कंप्लीट कंट्रोल. वो ये कहते हैं कि हमने तो ये साइन करवाया था, उन्होंने कभी को साइन सून भी किसी से कुछ नहीं करवाया. वो जो बादशाह था कोरिया का तो भाग गया था, वो तो रशिया चला गया था. दिस वाज नेवर साइंड, देयर वाज नो एग्रीमेंट एक्सेट्रा. आज तक इस पर भी डिबेट होती रहती है कि बेसिकली दिस वाज जस्ट कॉन्क्वेस्ट. ऑफ कोर्स इट वाज कॉन्क्वेस्ट, इट वाज कॉलोनाइजेशन. ये एक तस्वीर है ऑफ जापानीज ट्रूप्स, देखें ये कोरिया के अंदर आ रही हैं, ये कोरिया के डिफेंसेज हैं वगैरह, और ये ऑफ कोर्स इज़ द रियलिटी, एक एक्चुअल फोटोग्राफ ऑफ जापानीज ट्रूप्स कमिंग इनटू कोरिया. अब जापान का एम्पायर एशिया के अंदर बनता चला गया. ये देखें 1868 से लेके 1947 तक आप देख सकते हैं जापान बिकम्स ए मेजर, अ ह्यूज कॉलोनियल पावर. और ये इंडोनेशिया है जिसकी आपको पता है पॉपुलेशन कितनी मैसिव है, और ये देखें पूरा नॉर्थ चाइना उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है, और ये यहाँ पे कोरिया भी उन्होंने टेक ओवर किया. दिस ऑफ कोर्स इज जापान. बर्मा वगैरह के अंदर भी वो आए, और आपको ये तो बात पता ही होगा कि जब बर्मा वगैरह के अंदर वो आए तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस वगैरह ने ये कहा कि हम जापान से मदद लेंगे और ब्रिटेन को काउंटर करेंगे, विच इज़ व्हेन ही फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी, एंड ही डिड टेक मदद फ्रॉम द जापानीज एक्सेट्रा, कि भाई हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ें. ये एक और मैप है, आप देख सकते हैं, ये जापान है. वंस अगेन ये देखें उनका एम्पायर जो है बढ़ता चला जा रहा है. ये बर्मा के अंदर फ्रेंच इंडो चाइना, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, ये सारा एरिया जो था जापान ने बेसिकली टेक ओवर कर लिया था. जापान के इस टेक ओवर के खिलाफ कोरिया के अंदर एक आर्मी बनी, इट वाज कॉल्ड द राइचस आर्मी, हक की फौज कह लें आप इसको. इनका ट्रेडिशन भी एक किस्म का था, मगर आप उनकी तस्वीरों से देख सकते हैं कि बेसिकली दे वर इल इक्विप्ड. कोई हैवी वेपन्स भी उनके पास नहीं है, बस किसान वगैरह इकट्ठे हो गए, उन्होंने लड़ने की कोशिश की इधर उधर, बट दे वर नो मैच एट ऑल फॉर द जापानीज मिलिट्री, जो कि अब बेसिकली इट वाज ऑर्गेनाइज्ड लाइक अ वेस्टर्न मिलिट्री एंड वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी ब्रूटल एज वेल. ले जी, अब जापान ने कहा कि हम कोरिया को मॉडर्नाइज करेंगे, और मज़ेदार बात यह है कि अगरचे जापान भी एक एशियाटिक पावर थी, मतलब एक एशियन लोग थे, मगर उन्होंने भी वही फ़लसफ़ा गढ़ लिया कोरियंस के बारे में
जो गोरों ने गढ़ा हुआ था हमारे बारे में। उन्होंने कहा कोरियंस बड़े बारबैरिक किस्म के लोग हैं, बड़े बैकवर्ड किस्म के लोग हैं, हम इनको मॉडर्नाइज करने आए हैं, हम मॉडर्नाइजेशन के लिए आए हैं यहाँ पे, हम इनको कल्चर सिखाएंगे, हम इनको सिविलाइजेशन सिखाएंगे, जिस तरह हमारी सिविलाइजेशन इनसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। उन्होंने रेलवेज भी बनाए, पोर्ट्स भी बनाए, रोड्स भी बनाई, मगर इन सब का मकसद ये था कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की जाए ताकि जापानीज वॉर मशीन को फीड किया जाए, बिकॉज जापान उस वक्त एक्सपैंड कर रहा था और दूसरी जगहों पे जंगें कर रहा था, और वो कह रहा था हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें चाहिए कोरिया से जिसके नतीजे में हम अपनी जंगें जीत सकते हैं। हैवी इंडस्ट्री, स्टील, केमिकल, शिप बिल्डिंग वगैरह भी लगाई, ऑल विद द पर्पस ऑफ बेसिकली सपोर्टिंग द वॉर इकोनॉमी ऑफ द जापानीज। जहाँ तक फाइनेंस का ताल्लुक था वो भी सारा जापान के अपने कंट्रोल में था। द बैंक ऑफ चोजन, which is the name for Korea then, basically controlled the flow of capital in such a way कि जापानीज कैपिटलिस्ट को कैपिटल तो मिलेगा, मगर कोरियन अगर कोई कोशिश करे कि छोटी मोटी वर्कशॉप लगाने की तो उसको कोई ऐसा क्रेडिट नहीं मिलेगा। और कोरिया को इंटीग्रेट कर लिया उन्होंने इनटू द येन ब्लॉक। बेसिकली दैट मेंट कि कोरियन इकोनॉमी सारी की सारी अब डिपेंडेंट हो गई ऑन जापान, जापान के साथ जुड़ गई। जो भी फिनिश्ड कमोडिटीज़ वगैरह हैं वो जापान ही प्रोवाइड करेगा, कोरिया एग्रीकल्चर करेगा, कोल प्रोवाइड करेगा, स्टील प्रोवाइड करेगा, वॉर मशीन को बनाएगा एंड सो ऑन। सो देयर वाज सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन कि इनको कैपिटलिस्ट नहीं बनने देना, ये फार्मर्स रहें, वर्कर्स रहें। अभी तो ये छोटी सी बात है, आगे आगे देखें क्या होता है। तो जापानीज मोनोपोली कायम हो गई और इसके अंदर ये वाली कंपनी भी मशहूर है जी, आपने नाम सुना होगा, मित्सुबिशी और मित्सुई। ठीक है, आप बड़ा फ़ख्र करते हैं, मित्सुबिशी ज़बरदस्त होती है। सो देयर ये मित्सुबिशी की फैक्ट्री आप देख सकते हैं 1930s की, और मित्सुबिशी और मित्सुई दोनों ने कोरियन लेबर को खूब एक्सप्लॉइट किया, अनबिलीवेबली एक्सप्लॉइट किया। यही वजह है कि आज तक कोरियन से अगर आप कभी जापानीज़ के बारे में पूछें, दे डोंट लाइक द जापानीज़ एट ऑल, दे डोंट वांट टू बाय जापानीज़ ईदर। फिर उन्होंने फोर्स लेबर शुरू किया। लो जी, अब कोरियंस को मीट ग्राइंडर में उन्होंने डालना शुरू किया। ओवर 2 मिलियन कोरियंस वर सेंट टू जापान, टू मैंचूरिया एज लेबरर्स वर्किंग इन ब्रूटल कंडीशंस। वॉर टाइम मोबिलाइजेशन की एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गई, इवन फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन उन्होंने शुरू की और ये कहा कि जापान की फौज के अंदर अब कोरियंस भी लड़ेंगे। तो जो यंग लोग हैं जो फाइटिंग एज के हैं वो आए और हमारे साथ लड़े। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कोरियन लैंग्वेज तो बड़ी बारबैरिक किस्म की लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को हमें सप्रेस करना होगा। इनफैक्ट अंदाज़ा करें कि तमाम स्कूल से और तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से उन्होंने कहा कोरियन बैंड है, आप कोरियन नहीं लिख सकते, स्कूल में नहीं पढ़ सकते, आप उसके कैरेक्टर्स नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जापानीज, सारे स्कूल्स में और सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। Japan became the mandatory language for schooling as well as for administration. By 1943 अगर आप कोरियन बोल भी रहे होते थे तो जापानीज जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको पकड़ के कह सकते थे कि तुम क्या कर रहे हो, तुन सकते थे, आपको पनिश कर सकते थे वगैरह। कोरियन हिस्ट्री वाज कंप्लीटली erased from their textbooks, और जितने नैरेटिव्स अब स्कूल्स के अंदर थे they used to basically glorify the emperor and they used to say कि भाई शिंटोइज्म आप एक्सेप्ट करें, कन्फ्यूशनिज्म छोड़ें। By the late 1930s, Japan also implemented the imperialization policy, pushing Koreans to adopt Japanese names. अपने नाम भी आप तब्दील करें, अपने बच्चों के नाम वो रखें जो जापानीज नाम्स होते हैं, और उनकी ट्रेडिशंस, क्लोथिंग, कस्टम्स ये सब डिस्करेज किए या बैन किए। टेम्पल्स के अंदर भी ये कहा कि कन्फ्यूशनिज्म पढ़ने के बजाय आप शिंटो टेम्पल्स वगैरह करें और एम्परर को दुआएं दिया करें जो जापानीज एम्परर है। सो बाय द लेट 1930s लिटरेचर के अंदर भी ये था। शायद आप ये बातें सुन के कुछ हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि शायद आपको कुछ मालूम नहीं, आपने नाज़िज़्म का बड़ा सुना होगा और दूसरों की क्राइम्स का बड़ा सुना होगा, मगर जापान के बारे में आपने कभी शायद ऐसा सुना ही नहीं होगा, क्योंकि हमको ऐसी फिल्में ही नहीं देखते, हमें पता ही नहीं कोरियंस क्या सोचते हैं, चाइनीज़ क्या सोचते हैं जापान के बारे में, या वियतनामीज़ वगैरह ईस्ट एशियंस क्या सोचते हैं जापान के बारे में। जापानीज़ इंपीरियलिज्म वॉज द नाज़िज़्म ऑफ एशिया, और इनफैक्ट जापानीज जो थे वो हिटलर और मुसोलिनी के साथ एलाइड थे। ठीक है, सो ये सारे का सारा जो दुनिया में नाज़िज़्म फैशिज्म का प्रोजेक्ट है, इसमें 3 बड़ी कुव्वतें थी। एक ऑब्वियसली नाज़ी जर्मनी, दूसरा ऑब्वियसली इटली, और तीसरा जापान। इन तीनों का इत्तेहाद था बेसिकली। सबसे जो बड़ा मसला हुआ, इनफैक्ट शायद लैंग्वेज भी बड़ा मसला ही है, मगर इससे भी बड़ा मसला मेरे नुक्ता नज़र में ये था कि एग्रीकल्चरल का पूरा निज़ाम अब जापानीज ने चेंज करना शुरू किया।
लैंड सर्वे 1910 टू 1918 करके उन्होंने लैंड कॉन्फिस्केशन शुरू कर दी। जैसे मैंने आपको बताया, लैंड उस वक्त प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था। अब जब जापानीज आए, उन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिया लैंड और अपनी निजी मलकियत बना ली। इनफैक्ट ये इस कदर ज़्यादा लैंड कॉन्फिस्केशन हुई कि 52% एरेबल लैंड जो कोरिया के अंदर पाया जाता था वो जापानीज ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और कोरियन फार्मर्स को उन्होंने बेसिकली टेनेंट फार्मर्स बना दिया। जो बाकी थे उनसे कहा कि 50% आपने जो प्रोड्यूस करना है वो आपने जापान को देना है। ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल ऑफ कोरिया। फूड प्रोडक्शन भी उन्होंने कहा कि जापानीज जो वॉर मशीन है उसको सबसे पहले हमने फीड करना है। तो कोरिया के अंदर मैल न्यूट्रिशन और फूड शॉर्टेजेस वगैरह इस पीरियड के अंदर शुरू हुए। और सबसे ही खौफनाक किस्म की बात जो कि कोरियंस के लिए आज तक उनकी साइकी पे has a huge impact is the concept of comfort women. So आपको पता है फौजें जहाँ जाती हैं, they're all male, they don't take their families with them. So the Japanese basically now set up military brothels, जहाँ पे वो कोरियन ख़वातीन को किडनैप करते थे या डिसीव करते थे या कहते थे तुम्हें नौकरी दे देंगे, तुम्हें फैक्ट्री में काम करा देंगे, और फिर उनको उन ब्रॉथल्स के अंदर जो है रेप किया जाता था, उनको वहाँ रख लिया जाता था। once they were in those brothels, of course, then they could never escape. जहाँ पे on a daily basis they could be serving up to a dozen, 2 dozen, 3 dozen men in one day. And some of the people there, some of the women there can't be called women because they were like 12, 13, 14, 15 years old, etc. तो उठा के ले जाते थे। So estimated कितनी है ख़वातीन जिनके साथ ये हुआ? 50 to 200,000। कोई एग्जैक्ट फिगर हमारे पास इस वजह से नहीं है क्योंकि जिन ख़वातीन के साथ ये हुआ वो ये तो नहीं आके बता रही थी कि मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे साथ भी ये हुआ। सो आज तक इसकी वजह से इतनी ज़्यादा बिटरनेस है बिटवीन द कोरियंस एंड द जापानीज़ कि आप सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट एक पॉइंट पे जापानीज़ ने ये भी कहा कि यू नो वी डिड दिस एंड वी आर सॉरी, और हम ये पैसे आपको देना चाहते हैं एज यू नो कॉम्पनसेशन एक्सेट्रा। तो कोरियंस ने वो थूक दिए, उन्होंने कहा हमें ये क्या पोल्ट्री किस्म की रकम दे रहे हो, ऐसे नहीं बात बनी, हम नहीं मानते, नहीं लिए उन्होंने। अगर आप इन पे पढ़ना चाहते हैं कंफर्ट वुमेन के हवाले से ये किताब पढ़ सकते हैं, या फिर ये किताब जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा सो की किताब द कंफर्ट वुमेन, सेक्सुअल वायलेंस एंड पोस्ट कॉलोनियल मेमोरी इन कोरिया एंड जापान is considered one of the big classics to explain what happened here. There were horrific results of Japanese colonialism in Korea. Over 2 million Koreans, आपको बताया, were conscripted into forced labor. Estimated 200,000 died owing to starvation, exhaustion, disease, harsh conditions. Japanese army conscription meant कि 20 से 30,000 जो हैं वो Japanese army conscription की वजह से जंगों के अंदर जापान की जंगें लड़ते लड़ते मारे गए। कोरियंस, उनको क्या जरूरत पड़ी किसी और मुल्क की जंग लड़े। और 10 to 20K died in political repression. Overall, the estimated death toll of Koreans in this period ranges from 200,000 to 500,000 people. It was devastating for that society. मैंने आपको कितनी हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म बताई है, आपको कॉन्गो में भी हिस्ट्री बताई है, आपको बताया है बेचारे रेड इंडियंस के साथ क्या हुआ, मायंस, एस्टेक्स वगैरह, पूरे अफ्रीका के अंदर जो कुछ हुआ वही कुछ यहाँ पे भी हो रहा था, वही कुछ यहाँ पे भी हो रहा था। पता नहीं क्यों हमारे जहन में ये तस्वर शायद पैदा हो गया था कि सिर्फ गोरे ही ऐसे कर सकते हैं। गोरे तो गोरों के साथ भी ऐसे कर रहे थे, आयरलैंड में भी यही हो रहा था, ईस्ट यूरोप के अंदर भी यही हो रहा था। इट्स नॉट अबाउट रेस एट द एंड ऑफ द डे, it's about that system they built and created, the system of capitalist imperialism, जिसमें हर चीज़ प्रॉफिट के पीछे भी थी और एम्पायर को बनाने के हवाले से उसको सबॉर्डिनेट की जाती थी। और कॉलोनी को इसी तरह से देखा जाता था कि यहाँ पे चूस के इसको ख़त्म कर दो, बेशक इसमें से ज़्यादा पैसे बनाओ। ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे साथ भी हो चुका है, ये सब कुछ बंगाल में भी हम देख चुके हैं, ये सब कुछ इंडिया में भी हम देख चुके हैं। मैस फैमिन्स, कभी कभी 10-10 मिलियन बंदा जो है मरी जा रहा है। अब एम्परर गोजोंग, who was the husband of Emperor Min, he died in 1919. If you recall, he went to Russia. और when he died, this is his funeral. तो रूमर फैल गया कि जापानीज ने दर हकीकत उसको पॉइजन किया है। कोरियन लोगों की ये उम्मीद थी, उमंग थी
कि जो डायनेस्टी है वो किसी तरह अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेगी, शायद कोई रूस से पैसे ले ले, कि शायद ज़ारिस रशिया हमें को पैसे दे दे, हमें को हथियार दे दे, हम उससे जापान को हटाएंगे एक्सेट्रा। 1919 में जब इसकी वफ़ात हुई तो कोरियंस फट पड़े, बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि हमारे किंग को पॉइजन किया है, और नेशन वाइड इंडिपेंडेंस रैलीज 1 मार्च 1919 को इरप्ट कर पड़ी। और बाय द वे ये सिर्फ कोरिया में नहीं हो रहा था, चाइना के अंदर भी ऐसी मूवमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं राउंड अबाउट द सेम पीरियड, अर्ली 20th सेंचुरी हमें वियतनाम के अंदर भी नज़र आ रही हैं। कहते हैं कि अप टू 2 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड जस्ट इन सियोल अलोन। इतनी बड़ी रैली थी, लोगों ने कहा कि हम जापान से आज़ाद होना चाहते। ये बीबियाँ भी देखो बाहर आ गई हैं। आई ऑलवेज लाइक पॉइंटिंग आउट व्हेन बीबीज आर इन्वॉल्वड इन पॉलिटिकल मूवमेंट्स। कोरियन बीबियाँ भी बाहर आ गई, उन्होंने भी कहा हमें आज़ाद करो। ये खबर भी देखी, रेवोल्यूशन रेजेस ऑन कोरिया डिमांड्स रिकग्निशन ऑफ इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा। उन्होंने कहा जी वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, वी डोंट वांट टू लिव अंडर द जापानीज। जापानियों ने क्या किया, 7-8 हज़ार बंदा मार दिया। जो भी लीडर्स थे उन्होंने कहा पकड़ो इनको मार दो। 7 हज़ार बंदा मार दिया। कोई 45 हज़ार बंदा जो है उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया, 50 हज़ार बंदा को उठा के ले गए, जेलों में बंद कर दिया। करो मूवमेंट, अब करके दिखाओ। मैस रिप्रेशन। आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कोरियन बंदा है, इसको क्रॉस पे बांधा हुआ है, क्रॉस पे बांधा हुआ नजर आ रहा है, क्रिश्चियन क्रॉस पे। पीछे से वो गोली मारेगा उसके सर में और इस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ब्रूटल, एब्सोल्युटली ब्रूटल। एट दिस वेरी स्टेज, ओइंग टू दिस प्रोटेस्ट, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी called the Provisional Government of the Republic of Korea, which was based in China. ये आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं, the formation of that government, the cabinet, etc. इस तस्वीर से भी जाहिर हो रहा है, हकीकत भी ये थी कि जो रूलिंग क्लास थी, जो अपर क्लास थी, ये बेसिकली उनके representatives थे. But they were outside of Korea, naturally, they were in exile, all of them, and trying to get international powers to support them, to help build up an army so that they could liberate Korea. दूसरा क्या हुआ कि because of the repression in Korea and also because of forced labor and relocation of Koreans, so about 1.5 to 2 million Koreans basically ended up here in what is Manchuria. इधर Manchukuo इसलिए लिखा है because under the Japanese Manchuria was known as Manchukuo. So they immigrated over here, और इसमें अक्सर जो लोग थे वो गरीब लोग थे, लैंडलेस लोग जिनसे ज़मीनें छीन ली गई थी, वो they ended up basically in Manchuria. This became the base of the actual anti-Japanese resistance. उसकी दो वजूहात थी, एक तो यहाँ गरीब लोग बहुत थे, लोग बहुत ज़्यादा थे, कोरियंस बहुत ज़्यादा थे, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहीं से अंदर आ सकते थे ना, और कहाँ से अंदर आएंगे? हाँ, यहाँ से आना तो बड़ा मुश्किल है, जहाज़ से आना, समुद्री जहाज़ से आना। यहाँ से तो बॉर्डर आप रिवर क्रॉस करें, कॉल्ड द यालू रिवर, और आप कोरिया के अंदर हैं। As soon as you, that's the boundary basically, the Yalu river is the boundary, वो आप क्रॉस करें, आप कोरिया के अंदर हैं। तो यहीं से आना था लोगों ने, तो यहीं पे बेसिकली सबसे ज़्यादा एंटी जापानीज रेजिस्टेंस पैदा हुई, और गुरिल्ला ग्रुप्स ऑर्गेनाइज हुए। किसानों ने कहा हमें हथियार दो, हम जाके लड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और दिलचस्प प्रोसेस ये चल रहा था कि चाइना के अंदर एज अ होल, एज यू नो, एक रेवोल्यूशन चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था, 1911 से इनफैक्ट चल रहा था, कि चाइना भी बेसिकली कॉलोनियलिज्म से आज़ाद होना चाहता था। उसमें दो मुख्तलिफ कुव्वतें बनी थी, एक चाइनीज़ नेशनलिस्ट थे, एक चाइनीज़ कम्युनिस्ट थे। उनकी आपस में भी लड़ाई बड़ा असर चलती रहती है। 1931 में जापान ने, एज यू कैन सी, चाइना के नॉर्थ को भी कॉन्कर कर लिया था। तो कम्युनिस्टों ने नेशनलिस्टों से ये कहा कि आओ मिलकर जापान के खिलाफ लड़ते हैं, हमारी आपस में लड़ाई हम ख़त्म करते हैं, मिलकर लड़ते हैं। सो इन द चाइनीज़ कंट्री साइड नाउ there were lots and lots of people who were armed by the nationalists as well as by the communists, and many of these people were in fact Korean, क्योंकि उस ज़माने में ये तो नहीं होता था कि चेक करो कोरियन हो कि चाइनीज़ हो क्या हो। तो बहुत सारे कोरियंस जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स थे, और चाइनीज़ के साथ लड़ रहे थे इन द रेवोल्यूशन एक्सेट्रा। और चाइनीज़ ने ये कहा, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने ये कहा कि हम एक फौज ऑर्गेनाइज करेंगे जो मैंचूरिया के अंदर काम करेगी जापान के खिलाफ। उस फौज का नाम था द नॉर्थ ईस्ट एंटी जापानीज यूनाइटेड आर्मी, लंबा सा नाम है। सो दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड इन इट्स पीक इट रीच्ड 50,000 गुरिल्लास। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इट वाज ऑपरेटिंग मेनली इन मैंचूरिया एंड in the north of China.
फाइटिंग अगेंस्ट द जापानीज। व्हाई वाज इट अ सेपरेट आर्मी? बिकॉज ये जापानीज ऑक्यूपेशन में है और बाकी एरिया जो है वो जापानीज ऑक्यूपेशन में एज सच नहीं था। One of the members of this, one of the commanders in this army, यानी कि the Northeast Anti-Japanese United Army, was a man named Kim Il-sung. Here he is sitting second from the right. And so he became a commander in this army, and in 1937 he crossed over the Yalu River and began to attack the Japanese with this army, etc. उसके जो units थे उसने अटैक करना शुरू कर दिया। वो जब अटैक हुआ तो वो बड़ा बोल्ड अटैक था, तो जापानीज ने भी उसके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया और कोरिया का जो मेजर पेपर था उसने भी लिखना शुरू कर दिया कि ये बैंडेट, ये फलाना, ये टेररिस्ट जो है ये आया है और इसने एक हमारी चौकी को अटैक किया और ये किया और वो किया। बिकॉज इट गॉट सच मेजर ट्रैक्शन इन द पेपर इन कोरिया, everybody read about it and suddenly Kim Il-sung became a big hero. Nobody knew what he looked like, but everybody said Kim Il-sung the great. Koreans ने ये कहा, जारी बात है, जापानीज ने तो नहीं कहा। So he became the most prominent leader of the anti-Japanese movement at that time. 1940 में उसने जापानीज ने उसकी बीवी को ट्रेस आउट करके बीवी को किडनैप किया, टॉर्चर किया। किम इल सुंग से कहा कि गिव अप कर दो वरना तुम्हारी बीवी को मार देंगे। उन्होंने गिव अप नहीं किया, बीवी को मार दिया उन्होंने। Kim Il-sung himself, as well as maybe a dozen or so or a couple of dozen of his fighters, etc., they now crossed over and they went into the Soviet Union. Because Manchukuo में भी और कोरिया में भी the Japanese were after them, इसको पकड़ो, इसको मारो। यहाँ पे सोवियत रेड आर्मी के पास जब वो आए तो उन्होंने उनको रीट्रेन किया कि नई रेड आर्मी ने ट्रेनिंग दी कि कैसे लड़ना है जापानीज के खिलाफ, और उन्होंने एक और ब्रिगेड बनाया कॉल्ड द 88 सेपरेट राइफल ब्रिगेड और उनसे कहा अटैक करो, ठीक है, अगेंस्ट द जापानीज। सो नाउ किम इल सुंग बिगैन टू फाइट इन द रेड आर्मी, पहले इन द चाइनीज आर्मी, नाउ इन द सोवियत आर्मी। बट थिएटर ऑफ ऑपरेशन उसका वही था कि कोरिया को आज़ाद करना है। अब 9 अगस्त को अमेरिका ने मार दिया एटम बम जापान पे। क्यों मारा? इसलिए मारा क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जापानीज सरेंडर सोवियत यूनियन को, वो ये चाहते थे कि जापानीज सरेंडर हमें हो। ये देखें जी, ये हिरोशिमा नागासाकी का ये हाल कर दिया एक एटम बम ने, एक बम ने। बिल्कुल आप देखें हर चीज़ फ्लैट है सिवाय 2 बिल्डिंग्स के, बिल्कुल नीस तो नाबूद। 80,000 90,000 बंदा इन द फ्लैश ऑफ एन आई, इस तरह करके खत्म। इट वाज मैस किलिंग। जापान ने इमीडिएटली कहा ओके जी आई सरेंडर। ये वो तस्वीरें हैं एटम बम के गिरने की। सोवियत यूनियन भी अपनी इन्वेजन प्लान कर रहा था। इनफैक्ट उन्होंने अपने सारे प्लान्स अमेरिकन के साथ शेयर भी किए हुए थे बिफोर द अमेरिकन ड्रॉप दिस बॉम्ब एक्सेट्रा। तो अमेरिकनों ने सोवियत यूनियन से ये कहा हाँ आप अटैक करो, मगर हमसे अग्रीमेंट ये कर लो कि ये 38th पैरेलल, जस्ट अ लाइन, इट्स नॉट रियली एनी काइंड ऑफ बॉर्डर एक्चुअली, ये बस 38th जो लॉन्गिट्यूड है ना, जिसको 38th पैरेलल कहते हैं। यूएस ऑफिशियल डीन रस्क और चार्ल्स बोनस्टील ने यह कहा कि भाई इससे ऊपर रहना तुमने, इससे नीचे नहीं आना, क्योंकि इससे अगर नीचे आओगे तो हमारी फौजें भी वहाँ होंगी, कोई लड़ाई ना हो जाए हमारी आपस में, तो इससे ऊपर ऊपर रहना है। ये एग्रीमेंट्स उनकी हर जगह हुई हुई थी कि अपनी फ़ौज को यहाँ पे रखना, दूसरी फ़ौज को वहाँ रखना, बिकॉज हिटलर, नाज़ी जर्मनी वगैरह ये होप कर रहे थे कि किसी तरह जब इनकी फ़ौजें आपस में, इनकी आपस में लड़ाई हो जाए, फिर उस बीच में से हम अपने आप को निकाल लेंगे। ये भी एक गेम सारी चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम फ़ौज वहाँ रखना, हम फ़ौज यहाँ रखेंगे, ताकि कोई इंसिडेंट भी ना हो जिसकी वजह से ट्रिगर हो जाए लड़ाई हमारी आपस में। द गोल ऑफ कोर्स द अमेरिकन हैड वाज कि सियोल जो है, जो मेजर सिटी है, वो हमारे पास आ जाए। ये नॉर्थ में रहे तो खैर है, ठीक है। कोरिया से ऑब्वियसली कोई इंपोर्ट नहीं ली गई, कोरिया वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, दे हैड टू कम टू एन एग्रीमेंट वेरी क्विकली। जंग हो रही थी। लो जी, रेड आर्मी एंटर्ड प्योंगयांग ऑन 24 अगस्त 1945। ये आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं, ये लाल झंडे आपको नजर आ रहे हैं, दे हैव कम इनटू प्योंगयांग एंड ये सेलिब्रेशन हो रही है। किम इल सुंग खड़ा है पीछे, आप देख रहे हैं रेड आर्मी के जनरल्स वगैरह खड़े हुए और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेलकमिंग द आर्मी एक्सेट्रा, कि जापान की डिफीट हुई, वेल डन वेल डन। किम इल सुंग बीइंग अ वेरी पॉपुलर फिगर, कोरियंस बड़े खुश हैं कि जो हमारा गुरिल्ला हीरो है वो आ गया है, जिसने लड़ाई लड़ी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऑपोजिट साइड पे दिस इज जनरल डगलस मैकार्थर हु वाज इन चार्ज ऑफ द अमेरिकन आर्मी विद सिंगमन री, जो कि उन्होंने कहा कि ही विल हेड द गवर्नमेंट इन साउथ कोरिया ऑन आवर साइड ऑफ द बॉर्डर, ठीक है। सो उस तरफ से किम इल सुंग है तो इस तरफ से सिंगमन री है। ये अमेरिकन का कैंडिडेट था कि ये आएगा आगे और इक़्तिदार संभालेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब कोरिया में मीन टाइम में ये हो रहा था कि
जैसे ही गवर्नमेंट कोलैप्स हुई जापान को रिट्रीट करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, तो कोरिया में अब कोई गवर्नमेंट नहीं थी, ना सोवियत यूनियन की थी, ना किम हिल सुंग की थी, ना अमेरिकनों की थी, किसी की कोई हुकूमत थी ही नहीं। कोरियंस तो खुद थे ही नहीं वहाँ पे, अगर हुकूमत थी तो जापान की थी। अब जापान की हुकूमत तो कोलैप्स हो गई। तो क्या हुआ कि लोगों ने स्पॉन्टेनियसली पीपल्स कमेटीज बनानी शुरू कर दी। मामला तो हैंडल करने थे, तो लोगों ने अपनी कमेटियां बनानी शुरू कर दी टू हैंडल देयर इश्यूज एक्सेट्रा। एंड दिस इज, आई टेल यू, बिफोर एनीबडी हैड कम इन. These committees were somewhat inspired mainly by nationalism, sometimes also by socialism, etc., etc. They weren't specifically made by the communists. ये कोई कम्युनिस्ट कमेटियाँ नहीं थी, पब्लिक की कमेटियाँ थी, पिंडों में बन गई, हर जगह बन गई, चीज़ें तो मैनेज करनी थी। मगर इन कमेटीज़ की डिमांड थी कि लैंड रिफॉर्म कराओ, नेशनलाइजेशन भी करो इंडस्ट्रीज़ की, और जापानीज़ कोलैबोरेटर्स को गोली मारो। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं 1910 से लेके 1945 तक जिस किस्म के जुल्म उन्होंने देखे, उन्होंने कहा कि जो जुल्म हमारे साथ किए गए हैं, अब इस सारी चीज़ को ख़त्म करना है। जिन्होंने कोलैबोरेट किए, लोगों को मैस कत्ल किया वगैरह, एक तो उनको मारना हमने, कमेटीज़ ने कहा, उनको एग्जीक्यूट करना है, उनको माफ़ी नहीं देनी। नंबर 2 ये कि वो जो ज़मीनें सारी जापानीज़ ने टेक ओवर कर ली हैं, वो सारी ज़मीनें गरीबों में बांट दो। और नंबर 3 जो इंडस्ट्री सारी उन्होंने ले ली, वो भी अब नेशनलाइज करो ताकि वो आवाम की हो जाए। कम्युनिस्ट ने कहा बिल्कुल पीपल्स कमेटीज ठीक कह रही, क्योंकि वो तो उनके प्रोग्राम के बिल्कुल मुताबिक था, एक्सेट्रा। किम इल सुंग, जिसको आप यहाँ देख रहे हैं, वेरी यंग हियर, एक्सेट्रा, सिट्स डाउन विद किंग तोबोंग, एक्सेट्रा, एंड ऑफ द न्यू पीपल्स पार्टी, एक्सेट्रा, एंड द वर्कर्स पार्टी, और वो अपनी पार्टी वगैरह कायम करता है और कहता है हम पीपल्स कमेटीज की डिमांड्स को सपोर्ट करते हैं, स्पेशली फॉर लैंड रिफॉर्म। ये बड़ा की और इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। Here he is, you can see in 46 campaigning for local elections and saying People's Committee को support करो, People's Committee को support करो। इस वक्त आप देखिए कि जो पीछे झंडा है वो भी वही है जो कि कोरिया का झंडा है, ना कि जो कि आज डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का झंडा है। मगर अमेरिका का बिल्कुल इस पे इरादा और था, और सिंगमन री का भी इरादा बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने कहा नहीं, लैंड रिफॉर्म नहीं कराना। लैंड रिफॉर्म करवा दिया, पीपल्स कमेटीज पावर में आ गई तो कम्युनिस्ट इक़्तिदार में आ जाएंगे। और जैसे पूरे के पूरी दुनिया पे कोल्ड वॉर का एटमॉस्फेयर छा रहा था, तो अमेरिकन पॉलिसी भी अब यही थी कि हमने अब किसी तरह से प्रिवेंट करना है, सोवियत पावर आगे नहीं बढ़नी चाहिए, और ये पीपल्स कमेटी की लैंड रिफॉर्म की डिमांड के नतीजे में सोवियत पावर आगे बढ़ेगी, तो हमने ये नहीं होने देना। सो यूएस और जो सिगमंड री के साथ लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि हमने पीपल्स कमेटीज़ को सप्रेस कर देना है। हालांकि ये कोई नॉर्थ कोरिया की या सोवियत यूनियन की बनाई हुई कमेटीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं थी, इस पर बहुत तहकीक हो चुकी है, स्पॉन्टेनियस थी। मगर उन्होंने कहा कि इनकी डिमांड्स वो हैं जिससे कम्युनिस्टों को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हमने इनको सप्रेस करना है। जब उन्होंने सप्रेस करना शुरू किया तो उसकी वजह से रिवोल्ट्स होने शुरू हो गए। द जीजू रिवोल्ट एंड द योसू सांचुआन रिवोल्ट, ये दो बहुत सिग्निफिकेंट रिवोल्ट्स हैं, अभी इसके बारे में आपको बताता हूँ। बहरहाल उनको उन्होंने रिप्रेस करना शुरू किया, और इस रिप्रेशन की वजह से अब नॉर्थ और साउथ, सिगमंड री और किम इल सुंग की हुकूमतों के दरमियान इख्तलाफात वाइडन और तेज़ होने शुरू हो गए, क्योंकि किम इल सुंग एंड द कम्युनिस्ट वाज सेइंग डोंट रिप्रेस दीज कमिटीज़, दे रिफ्लेक्ट द पॉपुलर विल, और ये एंटी जापानीज़ हैं, कोरियन पब्लिक और जो नेशनल हमारी डिमांड है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब जेजू अपराइजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये एक छोटा सा आइलैंड है कोरिया के साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है, इट्स पार्ट ऑफ कोरिया, इट्स वेरी मच कोरियन। और यहाँ पे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग था, एंटी जापानीज सेंटिमेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, और यहाँ पे एक पीपल्स कमेटी आ गई इक़्तिदार में, और उन्होंने यही कहा लैंड रिफॉर्म करो और ये करो एंड सो ऑन सो फोर्थ। और उन्होंने कहा कि जो छोटी सी रूलिंग क्लास है कोरियन भी, इन्होंने तो कोलैबोरेट किया जापान के साथ, तो ये जापानीज़ कोलैबोरेटर्स भी हैं, ये फ्यूडल लॉर्ड भी हैं, इन्होंने हमें ऑप्रेस भी किया है, तो ये लैंड रिफॉर्म करो, इनकी ज़मीनें जो है ना गरीबों के अंदर बांट दो। दिस बिकेम द सार पॉइंट। जॉन आर हॉज, जो कि जनरल हैं अमेरिकन आर्मी के, लिखते हैं जेजू के बारे में, आइलैंड के बारे में, a truly communal area. This he wrote in October 47, before the violence. I'm telling you. क्या लिखते हैं? A truly communal area that is peacefully controlled by the People's Committee without much Comintern influence. अमेरिकन खुद कह रहे हैं हमें कोई Comintern influence खास यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ये बड़ा पीसफुल इलाका है और पीपल्स कमिटीज़ यहाँ इसको कंट्रोल कर रही हैं। मगर फिर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा
नहीं, लैंड रिफॉर्म नहीं होने देना। और उन्होंने जो वही फॉर्मर जापानीज कोलैबोरेटर्स थे और जो पुलिस अपैरेटस जापानीज कॉलोनियलिज्म के पीरियड में बना था, उसको दोबारा से उन्होंने टेकअप किया और कहा कि पीपल्स कमिटीज को सप्रेस कर दो। बाय द वे यही कुछ उन्होंने जर्मनी में भी किया कि जो नाज़ीज थे बहुत सारों को उन्होंने रिक्रूट किया टू हेल्प देम फाइट नाउ द सोवियत यूनियन। तो रिजल्ट क्या हुआ कि साथ ही साथ यूएस ने अनाउंस कर दिया कि हम इलेक्शंस कॉल करें जस्ट इन साउथ कोरिया ऑन May 10, 1948। जीजू के लोगों ने यह कहा कि इससे तो मुल्क तकसीम हो जाएगा, इकट्ठे मिलकर आप इलेक्शन अनाउंस करें, नॉर्थ कोरियन से भी कुछ बातचीत करें और एक इलेक्शन करें, अलग-अलग इलेक्शन ना करें, क्योंकि उन्होंने कहा हम सिर्फ साउथ कोरिया में इलेक्शन करवाएंगे। तो इन्होंने कहा इससे तो मुल्क टूट जाएगा, ये इलेक्शन अभी ना करवाएं, आप उनसे एग्रीमेंट करें या जो मर्जी करें, मगर इकट्ठे करें, जो भी करें। तो सिगमंड री ने कहा कि फौज भेज दो, क्योंकि वहाँ पे कोई राइट वगैरह हुआ, लोग खड़े हुए, उन्होंने वो जो पुलिस स्टेशन था जो कि उनको लगता था कि ये तो, और था भी यार, रियलिटी ये थी कि ये बेसिकली जापानीज कोलैबोरेटर्स का ही एक इदारा है, उन्होंने उसको पत्थर पुत्थर मारे, साड़ दिया, पता नहीं क्या किया, जो भी वायलेंस हुई, उसने कहा फौज भेज दो। लो जी, फौज भेज दी और जीजू आइलैंड पे 30,000 बंदे को मार दिए फौज ने जाके। 30,000 पीपल स्लॉटर्ड देयर टू सप्रेस द पीपल्स कमिटी। तो ये आप देख सकते हैं, ये ब्रूस कमिंग्स की फाइंडिंग्स है एक्सेट्रा, ठीक है। और मजीद 10,000 और बंदा उन्होंने और जगहों में मार दिया कि ये भी पीपल्स कमिटीज को सपोर्ट कर रहे थे। दिलचस्प बात ये है कि जिन फौजियों को उन्होंने कहा कि जाओ जाके इनको मारो, उन फौजियों ने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं मारेंगे, ये ठीक कह रहे हैं, ये तो हमारे कोरियन लोग हैं, हम इनको गोली कैसे मार सकते हैं। बल्कि वो जो बटालियन था, वो जो फौजी दस्ता था, उसने रिवोल्ट कर दिया, वो भी रिवोल्ट कर गया, एंड दे कॉल्ड फॉर द रीयूनिफिकेशन ऑफ कोरिया। लो जी, फिर उनको भी मारा, उनके भी 10,000 बंदे मार दिए। ये सारी बातें अब ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो साउथ कोरिया की अपनी गवर्नमेंट ने बनाया था, उन्होंने रिवील किया है, ठीक है। ये कोई किसी और की बात नहीं है, साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने खुद रिवील किया कि यस, ऑल ऑफ दिस हैपेंड। तो उन सोल्जर्स को भी उन्होंने, ये देखो, ये वो न्यूली रिलीज पिक्चर्स हैं, उस ज़माने में ये कहीं मिलती नहीं थी, तो उनको भी सबको उन्होंने स्लॉटर कर दिया। फिर सिगमंड री ने एक लीग शुरू की थी कॉल्ड द बोडो लीग। बोडो का मतलब है री एजुकेशन, और इसमें उसने कहा कि जो लोग गलती से सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, लेफ्टिस्ट या रेडिकल नेशनलिस्ट सोच की तरफ चले गए, वो बोडो लीग में है, उनको हम री एजुकेट करेंगे, उनको हम बताएंगे कि ये कितना जालिम किस्म का निज़ाम है, और आप कन्विंस हो जाएंगे। और यूथ को बड़ा इनकरेज किया, लोगों को इनकरेज किया, इस लीग में आओ, इस लीग में आओ, इस लीग में आओ। 3 लाख से 5 लाख इसके मेंबर्स थे। जब बोडो लीग में इतनी सारी यूथ मेंबर बन गई, उनके पास लिस्टें आ गई लोगों की कि कौन लोग हैं जो कि थोड़े बहुत या ज़्यादा या कम जो है ना लेफ्टिस्ट सोच रखते हैं। और जब लिस्टें आ गई तो 1950 के अंदर जब नॉर्थ कोरिया से लड़ाई शुरू हुई, उस लड़ाई से पहले उन्होंने 1 लाख से 2 लाख बंदा, जी हाँ, 1 लाख से 2 लाख बंदा कत्ल कर दिया साउथ कोरिया के अंदर। ये वो हिस्ट्री है जो कि अगेन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन ऑफ साउथ कोरिया ने रिवील की है आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स ऑफ पेनस्टेकिंग रिसर्च। ये किताबें आप पढ़ सकते हैं, हैंडली चार्ल्स की किताब या ब्रूस कमिंग्स ऑफ कोर्स की किताब के कितना बंदा कत्ल किया। दिस इज़ अ फोटोग्राफ, आप देख सकते हैं, यूएस आर्मी के लोग यहाँ खड़े हैं और साउथ कोरियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है ओवर सेवरल डेज इन जुलाई 1950। ये देखें, उसको एक पिट की हुई और इसको अब गोली मार देंगे एक्सेट्रा। ये भी एक यूएस आर्मी मेजर एबट ने तस्वीर खींची है और ये भी 1950 की तस्वीर है। और ये वो मैस ग्रेव्स हैं जहाँ पे लोगों को डंप कर दिया गया इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक दैट। नॉर्थ कोरिया ने भी मैस एग्जीक्यूशंस की। नॉर्थ कोरिया लोकल कम्युनिस्ट सिंपथाइजर्स एग्जीक्यूटेड thousands of government officials, landlords, religious leaders and suspected right-wing estimates। उसी कमीशन ने यह कहा कि 10 से 30,000 लोग जो हैं वो नॉर्थ कोरिया ने मारे। तो ये भी अगेन सोर्स वही है, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। नॉर्थ कोरिया का ये कहना था कि हमने जापानीज कोलैबोरेटर्स को मारा है, जिन लोगों ने कोरियंस को रिप्रेस किया था, जो वो अपर क्लास थी वगैरह, हमने उनको मारा है। और ये जिन लोगों को मार रहे थे, नंबर 1 तो तादाद में 10 गुना ज़्यादा था, और नंबर 2 ये पीपल्स कमिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे।
फिर नॉर्थ और साउथ कोरिया की आपस में बॉर्डर पे झड़पें चल रही थी। किसी एक झड़प के बाद नॉर्थ कोरिया ने फैसला किया कि हम तो साउथ को आज़ाद करने लगे और उन्होंने अटैक शुरू किया। यूनाइटेड नेशंस में ये डिबेट हुई कि नॉर्थ कोरिया ने अग्रेशन की है, मगर बात यह है कि इट्स द सेम कंट्री। 38th पैरेलल इज नॉट लाइक सम डिवीजन। अग्रेशन जो है वुड बी अगेंस्ट अनदर कंट्री, नॉट इन योर ओन कंट्री, राइट? नॉर्थ कोरियंस भी कोरियंस हैं, साउथ कोरियंस भी कोरियंस हैं, एक्सेट्रा। उनका ये कहना था नॉर्थ कोरियंस का कि सिगमंड री जो है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेसिकली जापानीज कोलैबोरेटर्स की बुनियाद पे एक नई रियासत बना रहे हैं। चीफ ऑफ पुलिस, आर्मी के अंदर मुख्तलिफ जनरल्स वगैरह वाकई वो थे, और इनफैक्ट 50 से ले के तकरीबन 80s तक अगर आप कभी साउथ कोरिया की पार्लियामेंट और लीडर्स वगैरह को देखें, उनकी हिस्ट्रीज वगैरह स्टडी करें, तो वो वही फैमिलीज़ हैं जो कि जापान के साथ बड़ी करीब थी, वही इक़्तिदार में रहीं। एंड उनके नुक्ता नज़र में कॉज ये था कि हमने जो नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन है कि कोरिया को जापान की कॉलोनियल लेगेसी से आज़ाद करना है, हम तो उसको कंप्लीट कर रहे हैं ना, कि जो जुल्म और ज़्यादती इन्होंने की हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। साउथ कोरिया का ये कहना था कि किम इल सुंग इज़ एन इम्पोस्टर। उन्होंने ये भी एक कैंपेन किया कि ये जो बंदा है ना, किम इल सुंग था, बड़ा ग्रेट आदमी था, लड़ा जापान के खिलाफ, वो हीरो था। ये नहीं वो कहते थे कि ऐसा कोई बंदा नहीं था, वो हीरो नहीं था। वो कहते ये वो बंदा ही नहीं है, ये तो कोई इम्पोस्टर है जो सोवियत यूनियन का पपेट है और ये बीच में आ गया। ऑफ कोर्स इट्स नॉट ट्रू इधर, ठीक है, उस पर भी बहुत सारी एविडेंस वगैरह है। बट बहरहाल ये उन्होंने कहा कि अगर है या नहीं है, सोवियत पपेट है और सोवियत यूनियन जो है अपना इन्फ्लुएंस कोरिया में एक्सपैंड कर रहा है। सोवियत यूनियन एक बहुत ब्रूटल किस्म का एम्पायर है और यूनाइटेड स्टेट्स हमारी मदद कर रहा है कि हम इस सिलसिले में आज़ाद रहें। कुछ हमारी मजबूरियां हैं कि हाँ हमने जापानीज़ कोलैबोरेटर्स को रखा है जो भी है, मगर बेसिकली यूएस हमें फ्री रख रहा है फ्रॉम सोवियत इन्फ्लुएंस। लो जी, अब कोरियन वॉर शुरू हुई। सबसे पहले तो रिमार्केबली नॉर्थ कोरिया को बहुत ही कामयाबियां हुई, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास जो फौज थी ना, वो लोग थे जो एक्चुअली जापान के खिलाफ बड़ा अरसा लड़े थे, बैटल हार्डन ट्रूप्स। वो मैंचूरिया में भी, यहाँ पे भी लड़े थे जापान के खिलाफ, फिर वो रेड आर्मी के साथ ट्रेन हुए थे वगैरह। ये वो लोग थे जो कई सालों से लड़ रहे थे। तो रैपिडली आप देखें कि उन्होंने विद इन वीक्स जो हैं अमेरिकनों को भी और साउथ कोरियन ट्रूप्स को वो पीछे धकेल दिया, बिल्कुल इस कोने तक, कॉल्ड द पुसान कॉरिडोर या रीजन एक्सेट्रा। यहाँ उन्होंने पुश बैक कर दिया। इट्स क्वाइट शॉकिंग कि ये कैसे हो गया। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ने काउंटर अटैक किया और उन्होंने समुंदर से ये इधर भेजा, कॉल्ड द इंकॉन लैंडिंग। ये बड़ी मुश्किल लैंडिंग इसलिए थी क्योंकि ये जो समुंदर है ये बहुत ही रफ समुंदर है, और अगर आप गलत टाइड में चले जाएं तो आपकी सारी फौज ही उड़ जाएगी। मगर लकली दे मैनेज्ड इट, एन एम्फीबियस लैंडिंग एक्सेट्रा, और वो कोरियंस, नॉर्थ कोरियंस के पीछे आ गए। उन्होंने सप्लाई लाइन्स भी कट की और उन्होंने फिर उनको पुश बैक करना शुरू किया। और ये देखें, ये पुश बैक करके सारा रास्ता वो दूसरी तरफ ले गए। यानी कि ये 38th पैरेलल है। तो पहले नॉर्थ कोरियंस आते हैं नीचे और यहाँ तक आ जाते, फेंक देते हैं उनको, फिर वो आते हैं और वो नॉर्थ कोरियंस को बिल्कुल बॉर्डर तक फेंक देते हैं, यालू रिवर तक फेंक देते हैं। जब वो यालू रिवर तक फेंक देते हैं तो माओ ज़ेडुंग और चाइनीज़ ने कहा कि ताड़ी ऐसी तैसी, असी मार गए हैं, जैसे आई लाइक सेइंग। तो अब देखो ना, कनेक्शन क्या था? कनेक्शन ये था दैट द कोरियंस हैड फॉट विद द चाइनीज़। They didn't even think of them कि ये कोई और हैं। वो कहते थे ये हमारे कॉमरेड्स हैं जिन्होंने मैंचूरिया में हमारे साथ शाना बिशाना, शोल्डर टू शोल्डर लड़ाई लड़ी है। We owe it to them to help them। हम इनको हारने नहीं देंगे। तो उन्होंने भी, कहते हैं, 2 लाख ट्रूप्स भेजे। एग्जैक्ट नंबर नहीं मुझे पता, मगर बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने ट्रूप्स भेजे। यहाँ से यालू रिवर से वो क्रॉस हुए और उन्होंने अमेरिकनों को और साउथ कोरियंस को पीछे धकेलना शुरू किया। अब विद इन अ ईयर लड़ाई एक किस्म के स्टेलमेट पे आ गई और उसके बाद ट्रेंच वॉरफेयर जो है वो शुरू हो गई। मगर 2 साल मजीद जो है ना सिलसिला चलता रहा जब तक कि ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि शायद आपकी मेमोरी में है ये बात या आपके अंडरस्टैंडिंग में है ये बात या नहीं, बट चाइना हैज़ डायरेक्टली फॉट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका and North Korea has directly fought the United States of America in the 1950s। और अमेरिका के लिए बड़ी शॉकिंग किस्म की बात थी, अगर आप वो पढ़ें I.F. स्टोन की किताब और मुख्तलिफ और किताब, कि अमेरिका हैड द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्मी इन द वर्ल्ड। वो तो कॉन्करर्स हैं और ये रफ किस्म की बिल्कुल पेजेंट आर्मी
गरीब गुरबा किस्म के लोगों की फौज जो है वो अमेरिकन आर्मी से टक्कर ले रही है और नेक टू नेक उनका मुकाबला कर रही है, वो उसको डिसलॉज नहीं कर पा रहे। तो ये अमेरिका के लिए काफी शॉकिंग किस्म की बात थी। व्हाट डिड अमेरिका डू? उन्होंने कहा इनको फायर बॉम्ब कर दो, इनको फड़का के रख दो बॉम्बिंग के जरिए, क्योंकि एयर सुपीरियॉरिटी तो अमेरिका की वास्ट थी। तो 635,000 टन्स ऑफ बॉम्ब्स उन्होंने ड्रॉप किए, जिसमें से 32,000 टन्स नेपाम के थे। मैसिव लेवल पे उन्होंने नेपाम करना शुरू कर दिया। नेपाम इज अ फायर बॉम्ब। फायर बॉम्ब ये होता है कि जब वो गिरता है उसमें से एक लिक्विड निकलता है कॉल्ड नेपाम, उस लिक्विड को लग जाती है आग, और वो आग आप बुझा नहीं सकते। आपकी स्किन पे आ जाए, इधर आ जाए, जहां मर्जी उस पर पानी गिरा, उस पर जो मर्जी करो, वो बुझती नहीं है। तो इस तरह से फायर बॉम्बिंग इज अ स्ट्रेटजी दैट वाज एक्चुअली डेवलप्ड इन वर्ल्ड वॉर II अगेंस्ट द जर्मन्स, के सिटीज को जला दो। समझे ये बॉम्बिंग क्या है? सिटीज को, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, मगर सिटीज को जला दो। जब आप नेपाम फेंकेंगे किसी सिटी पे इतनी बड़ी तादाद में, तो वो शहर जलना शुरू हो जाएगा, वो पूरा वो फायर अनकंट्रोलेबल हो जाता है, वो रुकता ही नहीं है। Every major city in North Korea was wiped out completely. After a while, American जो bombers थे और generals भी जो थे, वो ये कह रहे थे कि there are no targets left in North Korea. अगर हम बम गिराएं तो किस चीज़ पे गिराएं? कुछ बचा ही नहीं है जिस पे बम गिराया जा सकता। I'm not exaggerating. US Air Force General Curtis LeMay says we burned down just about every city in North Korea. Estimated civilian deaths was between 1 and 3 million people. And the survivors only survived because they started living in caves. North Koreans उस पीरियड के अंदर caves और tunnels में रहा करते थे, शहर में नहीं रह सकते थे, उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आग से नहीं मानते, इनको फ्लड कर दो। तो उन्होंने जो 2 बड़े डैम थे, कई डैम्स उड़ाए, मगर 2 बड़े इनके डैम थे, टोकसान डैम और चाशान डैम, उन दोनों को भी, कासान डैम, उन दोनों को भी उड़ा दिया और मैसिव लेवल की फ्लडिंग की, जिसकी वजह से स्टारवेशन, राइस क्रॉप तबाह हो गई और फैमिन और सिविलियन सफरिंग यू कैन इमेजिन ऑन अ मैस स्केल। और ये 50s का ज़माना है, तो कोई खबरें, कोई टेलीविज़न, कोई ये, कोई वो, कुछ भी नहीं, किसी को खबर ही नहीं होती थी क्या हो रहा है, जितने मर्जी बंदे मार दो। सो नॉर्थ कोरियन एंड चाइनीज सोल्जर्स अबाउट 1.5 million were killed or wounded. South Korean and UN soldiers about 500,000 plus casualties etc. ठीक है, 3 गुना ज़्यादा कैजुअल्टीज उस साइड पे हुई। ये है जी नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल नीस्तो नाबूद हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है उसके, बिल्कुल कोई बिल्डिंग शिल्डिंग जो है, शायद एक बिल्डिंग, एक आध बिल्डिंग इस तरह करके बची हो, दैट्स इट। द होल सिटी वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पमल्ड। ये एक बड़ी फेमस फोटोग्राफ ऑफ अ ब्रिज जहाँ से नॉर्थ कोरियंस भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये ब्रिज जो है उसको बम करके तोड़ दिया है। आप देखें कि वो इस तरह गर्डर्स पे चढ़ के जो है ना, लोग जंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली इन 53 एन आर्मिस्टिस वाज साइंड, और उन्होंने कहा कि 38th पैरेलल पे जहाँ पे फौजी हैं वहीं पर हम बॉर्डर बना देते हैं। पहले तो सिर्फ यूं पैरेलल था, अब वो थोड़ा सा यूं टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मगर बहरहाल वहीं पे ही स्टेलमेट हुआ था। तो वहीं पे ही उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे ही 2 मुल्क बना लो। आप सोच रहे होंगे चलो यार जंग तो बड़ी बुरी हुई, मगर कुछ जमहूरियत तो आ गई होगी ना, कुछ तो अच्छा हुआ होगा। नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट सिंगमन री बेसिकली एक मिलिट्री डिक्टेटर था, और उसकी डिक्टेटरशिप 1948 से 1960 तक चलती रही, और उसने इनफैक्ट 60 के अंदर उसको स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने और स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने ओवरथ्रो किया। चलो सिगमन री चला गया, शायद उसके बाद कोई आ जाए। नो, जनरल पाक चुंग यही केम टू पावर, और एक और मिलिट्री डिक्टेटरशिप साउथ कोरिया में शुरू हुई फ्रॉम 1961 नाउ टू 1979। 72 में इनफैक्ट एट द यूशियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड हिम टू बी, जनरल पार्क्स टू बी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ इन साउथ कोरिया। ही वॉज असैसिनेटेड इन 1979। चलो अब तो कोई जमहूरियत आ गई होगी, नहीं, उसके बाद आया जनरल चुन दू ह्वान, and he ruled from 1979 till 1987, and he tried to crush the pro-democracy movement in 1980. तो कोरियंस जो हैं basically all the way from 1945 till all the way till 1987 कोई डेमोक्रेसी नहीं थी साउथ कोरिया में। Don't make that mistake. और इंतहाई रिप्रेसिव किस्म की गवर्नमेंट थी। अगर कोई कहता था कि मैं लेफ्टिस्ट, मैं कम्युनिस्ट, मैं मार्क्सिज्म पढ़ाऊंगा लम्स में बैठ के या वीडियो बनाऊंगा इस पर, तो गायब बंदा, कोई ऐसी फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि इमीडिएटली उस पर यह चार्ज लगता था कि ये तो नॉर्थ कोरियन एजेंट है, गायब। फिर 87 के अंदर देखो, ओए होए होए होए, ये मूवमेंट उभरी कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर,
और अब फाइनली जाके साउथ कोरिया के अंदर डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई। यानी डेमोक्रेसी साउथ कोरिया में लगभग उसी वक्त रिस्टोर हुई जब पाकिस्तान में भी रिस्टोर हुई, व्हेन जनरल ज़ियाउल हक साहब फाइनली जो है ना वो उन्होंने हमारी जान छोड़ दी, ठीक है ना। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ऑफ कोर्स ये थी, बाय 87 88 अमेरिका को भी पता था कोल्ड वॉर में हम तकरीबन जीत गए हैं, अब ज़रा वी कैन ले द फुट ऑफ द गैस, हम यहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप सपोर्ट नहीं करें तो कुछ ना कुछ जमहूरियत होने दें। अफ्रीका में भी ये प्रोसेस हुआ, पूरी दुनिया में। इसको हम कहते हैं द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, सैमुअल हंटिंगटन के ये अल्फाज हैं बड़े फेमस। नॉर्थ कोरिया में क्या चक्कर था, दे बिकेम अ मिलिटराइज्ड स्टेट। पहले किम इल सुंग रूल्ड DPRK till 1994. He was a very young man when he came to power and obviously very old by the time he died. तो that's him, Kim Il Sung. फिर उसका बेटा किम जोंग इल succeeded and he was in power till 2011. फिर उसका सबसे छोटा बेटा किम जोंग उन became the president and he is still right now the president of Korea. यानी एक बाप से फिर पुत्र, फिर उससे पुत्र। Economy, surprisingly, North Korea was doing quite well till about 1976. GDP per capita के टर्म्स में भी they were competing. उसके बाद 80s के अंदर जो साउथ कोरियन इकोनॉमी है, it continued to boom with US aid and technology and so on. और नॉर्थ कोरिया जो है वो डिक्लाइन में चला गया, स्टैग्नेशन में चला गया। अच्छा, दिलचस्प बात नॉर्थ कोरियन इकोनॉमी के बारे में ये भी है कि 74 में उन्होंने कहा सब तमाम टैक्सेस हम अबॉलिश कर रहे हैं। देयर आर नो टैक्सेस टुडे इन कोरिया, इंटरेस्टिंगली। किस तरह वो अपनी इकोनॉमी को चलाते हैं, स्टेट ओन्ड जो एंटरप्राइजेज हैं वो जो प्रॉफिट कमाते हैं वही गवर्नमेंट की बेसिकली रेवेन्यू होती है। 95, 96, 97 3 साल मुसलसल नॉर्थ कोरिया के अंदर हॉरिफिक किस्म के फ्लड्स आए, तबाही मच गई। Estimated 85% of the country's agricultural land was affected. 1.5 million tons of grain stocks were lost. Infrastructure तबाह हो गया, bridges, railways, घर तबाह हो गए। गवर्नमेंट ने कहा we appeal for international help. ये वो पीरियड भी है ऑब्वियसली जब सोवियत यूनियन भी नहीं रहा, और सोवियत यूनियन की ना होने की वजह से नॉर्थ कोरिया इज इन अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल। पहले इकोनॉमिक ट्रबल, ऊपर से फ्लड्स। तो 1990s was the worst period for North Korea. Estimates ये भी कुछ कहते हैं कि 600,000 to 1 million people may have died because of the food shortage in the 1990s in North Korea. China began to step in more and more to help North Korea. अब North Korea पे हैं sanctions हर बहुत मुख्तलिफ किस्म के, तो उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता कि वो बाहर से चीज़ें खरीद सकें वगैरह वगैरह, मगर अब उनका 80 to 90% ट्रेड बेसिकली चीन से है। जो भी उनको चीज़ बाहर से चाहिए होती है ना, सैंक्शंस हो या ना हो, चाइना उनको दे देता है, प्रोवाइड कर देता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि चाइना और नॉर्थ कोरिया की गुड कॉप बैड कॉप रिलेशनशिप है। तुम ज़रा बैड कॉप बनना नॉर्थ कोरिया, हम ज़रा गुड कॉप बनेंगे, हम ज़रा प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, तुम ज़रा सख्ती से बात करना। मगर वो हैं अभी भी उस वक्त से लेके अब तक एक दूसरे के इंतहाई क्लोज। चाइना ने बेसिकली ये फैसला किया हुआ कि हमने नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को गिरने नहीं देना, और इकोनॉमिकली चाइना हैज़ द पावर कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया को दोबारा से उठा लिया है। साउथ कोरिया में ज़्यादा आबादी है, 51 मिलियन वहाँ है, आधी आबादी उतनी तकरीबन नॉर्थ कोरिया में 25 मिलियन। साउथ कोरिया इज मच बिगर, मोर पॉपुलेटेड, इट्स मोर एग्रीकल्चरल। नॉर्थ कोरिया इज वेरी माउंटेनस एक्सेट्रा, रफ डिफिकल्ट टेरेन एक्सेट्रा। अच्छा, नॉर्थ कोरिया में एक्टिव ड्यूटी पे 1.28 मिलियन फौजी है। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। हालांकि 25 मिलियन बंदा यानी कराची की आबादी के बराबर है, इससे ज़्यादा नहीं, मगर 1.28 मिलियन बंदा, 5% ऑफ द कंट्री इज बेसिकली इन द आर्मी, इन द रेगुलर आर्मी। मजीद 6.3 मिलियन बंदा उनकी रिजर्व आर्मी में है। उफ, यानी कि टोटल 7.6 मिलियन बंदा अगर जंग हो वो फील्ड में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व आर्मी जो होती है उसका मतलब वो भी जब जंग होती है वो फील्ड में आ जाती है ना। दैट इज अबाउट 30% ऑफ द पॉपुलेशन। इमेजिन 2006 में उन्होंने एटम बम भी बना लिया, उसमें भी आपको पता ना कि पाकिस्तान के साथ भी कोई कनेक्शन था कि इधर से भी उन्होंने कोई चीज़ ली, कुछ चीज़ें हमने उनसे ली, कुछ चीज़ें उन्होंने हमसे ली वगैरह वगैरह। सो इट्स अ न्यूक्लियर आर्म स्टेट, एंड आई कैन नॉट say this enough, it is definitely the most militarized country in the world. But why is it so militarized? Basically 1945 से लेके अब तक आज तक कमोबेश 30,000 अमेरिकन फौजी साउथ कोरिया में बैठा है। ये अमेरिका के मिलिट्री अड्डे
आपको 15 मिलिट्री अड्डे यहाँ साउथ कोरिया में नज़र आ रहे हैं। 30,000 अमेरिकन फौजी, हेवली आर्म्ड। आप देख सकते हैं, ये उनकी एक तस्वीर है, ये कोरियन फ्लैग है, ये अमेरिकन फ्लैग है, ये कोरिया के अंदर तस्वीर है अमेरिकन फौजियों की, ठीक है। सो बेसिकली साउथ कोरिया इज ऑक्यूपाइड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ट्रूप्स, ऑल्दो साउथ कोरियन गवर्नमेंट कहती है हमने खुद उनको बुलाया है, ठीक है ना। ये प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जो हैं वो एड्रेस कर रहे हैं यूएस ट्रूप्स को कोरिया में। यूएस ट्रूप्स भी हैं, साउथ कोरियन मिलिट्री पर्सनल भी हैं। 2008 में वो कहते हैं 55 years have passed since the guns went quiet and the ceasefire was signed on this peninsula. And since that time, our forces have kept the peace. Our nations have built a robust alliance. So conclusion क्या है इस सारी बातचीत का? Korea remains divided owing to the legacy of Japanese colonialism. ये मेन चीज़ है जो कोरियन पॉलिटिक्स के बारे में समझने की ज़रूरत है कि जापान ने जो वहाँ पे स्कार्स छोड़े कोरिया में, लड़ाई नॉर्थ और साउथ में इस चीज़ पर है कि क्या उनको हमने ख़त्म करना है या उनको अब भूल जाना है। द सेंट्रल क्वेश्चन दैट डिवाइडेड द नॉर्थ एंड द साउथ इज एक्चुअली जस्ट लैंड, क्योंकि आधे से ज़्यादा एरेबल लैंड जापानीज ने अपने कंट्रोल में कर लिया और उनके कोलैबोरेटर्स के कंट्रोल में आया। तो जो नॉर्थ है वो कहता है कि इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो, इसको गरीबों में तकसीम करो, और जो साउथ है वो कहता है इस बात को अब भूल जाओ, जो हो गया माजी में वो हो गया, अब लिव एंड लेट लिव करो। ये मेन डिफरेंस है। और यूनाइटेड स्टेट्स ने बेसिकली जो लैंडेड क्लास थी और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो जापानीज कोलैबोरेटर्स थे उनका साथ दिया इस पूरे सिनारियो में, उनकी बेसिस पे साउथ कोरियन स्टेट को मुस्तहकम किया। किस मकसद के लिए? क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उनकी कोई सिंपैथी थी जापान के साथ एज सच, या इसलिए नहीं कि उनकी कोई सिंपैथी थी कि कोरियन लैंडलॉर्ड्स बड़े अच्छे होते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं था। मसला सादा ये था कि सोवियत यूनियन का मुकाबला करना है, कोल्ड वॉर हो रही है, इसमें जो रिलायबल पार्टनर है अगेंस्ट सोवियत यूनियन वो यही लोग हैं, क्योंकि ये सख्त एंटी कम्युनिस्ट है, एंटी सोवियत है। और अनरिलायबल वो पीपल्स कमिटीज़ हैं या ये बाकी लोग हैं वगैरह वगैरह, इनके साथ हम नहीं कुछ भी कर सकते, बल्कि इनको हमने सप्रेस करना है। ये वो सेंट्रल डायनेमिक है सारी पॉलिटिक्स का। सो लेगेसी कोरियन वॉर की क्या है कि एक नहीं दो हाइपर मिलिटराइज स्टेट्स हैं आपके पास, हाइपर मिलिटराइज स्टेट्स। एक नॉर्थ कोरिया टोटली मिलिटराइज सोसाइटी, और एक साउथ कोरिया, वो वैसे तो आप के पॉप देखते हैं आप बड़े खुश होते हैं, मगर वो भी मिलिटराइज सोसाइटी, डिक्टेटरशिप रही है थ्रू आउट इट्स मोस्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री। और वहाँ पे यूएस ट्रूप्स हैं, साथ पैसिफिक फ्लीट पूरी न्यूक्लियर आर्म्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर बोथ हाइपर मिलिटराइज्ड सोसाइटीज एंड स्टेट्स। एक तरफ है, ब्रूस कमिंग्स लिखता है, द पार्टी ऑफ रिमेम्बरेंस। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं उसके, मैं वो रिपीट करूँगा। कहता है नॉर्थ कोरियंस remember a scourge that claimed on average at least one member from every family. But here is the party of memory. यानी नॉर्थ कोरियंस आर द पार्टी ऑफ मेमोरी। वो कहते हैं हम भूलेंगे नहीं कभी, लेजर फोकस्ड, बर्न्ड इन रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। वो कहते हैं माजी को कभी नहीं भुला सकते। थुसिडाइटिस को वो कोट करता है, इतना प्यारा कोटेशन है, आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वॉर इज अ स्टर्न टीचर. So revolutions broke out in city after city. What used to be described as a thoughtless act of aggression was now regarded as the courage one would expect to find in a party member. To think of the future and wait was merely another way of saying one was a coward. Any idea of moderation was just an attempt to disguise one's unmanly character. Ability to understand a question from all sides meant that one was totally unfitted for action. Fanatical enthusiasm was the mark of a real man, and to plot against an enemy behind his back was perfectly legitimate self-defense. Anyone who held violent opinions could always be trusted, and anyone who objected to them became a suspect. This was written 2,500 years ago. How perfectly it describes the state of war in which the North Koreans continue to live. उनका आर्ट भी अगर आप ये देखें, ये एक ग्रेवयार्ड है कॉल्ड द मार्टर्स ग्रेवयार्ड। यहाँ पे देखें एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर बच्चों को कंसोल कर रहा है। यहाँ पे ऑब्वियसली कोरियन सोल्जर्स आर एडवांसिंग
against great difficulties against US troops and South Korean troops. And here more depictions, एक a fallen comrade, उसके हाथ में राइफल आप देख सकते हैं, उसको उसने पकड़ा हुआ. The art reflects that memory, that pain, that suffering that they went through in that period. दूसरी तरफ is the party of forgetting, which is obviously South Korea, Seoul, peaceful, serene, forget about this war and what happened in the past. On the other side, the party of forgetting and never knowing pays sporadic attention only when it must. When the North seizes a spy ship or cuts down a popular tree or blows off an A-bomb or sends a rocket into the heavens, then the media waters part. We behold the evil enemy in Pyongyang. Drums beat, sabers rattle, but nothing really happens. And the waters close over until the next time. So, this is the state in which Korea is at the moment. One side wants to remember the past and avenge it, revenge it, change it. The other side wants to forget it, get on with their lives, and so on. And how can the two be brought together? Can they be brought together? What will be the results of history? I wrote, where remembrance and forgetting meet in the meadow of the eternal blossom that never fades, the wounds of history will heal, of Yuri Nara, which is basically the saying they have of their own country. Yuri Nara is the word they use for our country, north में भी और south में भी. और the eternal blossom, ये उनका फूल है, Koreans का एक तरह से national symbol है.